नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2016 का प्रश्न पत्र, जो 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षक हेतु मतलब ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, जो पहला चरण का आपका एग्ज़ाम होता है प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। तो अभी आपका लॉकडाउन की वजह से परीक्षाएं सब टली हुई हैं। बहुत बेहतर आपके लिए समय है जहाँ पे हम अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने सारे वीक पॉइंट्स को यहाँ पे सुधार सकते हैं। तो हमारे चैनल से बने रहें। यहाँ पे आपको मैं ऐसे ऐसे ही फैक्ट लेके आऊँगी जहाँ की वजह से आपके 1-2 नंबर रुकते हैं, तो वो ऐसा नहीं होने पाएगा अब। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न पत्र पे। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखना। सीखने में स्थानांतरण क्या कहलाता है? अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बच्चे को भेज दिए, आप उसको घर में सिखाते हो, स्कूल में सिखाते हो। अब जो चीज़ें आपने घर में सिखाई प्यार से, लेकिन जब वो वहीं रिस्ट्रिक्शन में स्कूल में सीख के आता है तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, जगह का चेंज हुआ। हम अपने लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, घर में तो हम अपने परिवार वालों की मदद ले सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर होते हैं, अगर हमारे वहाँ पे कोई मदद के लिए नहीं है, तो हम अपने मानसिक स्तर का प्रयोग करके और जो वस्तुएं सुविधाएं उस समय उपलब्ध हैं उनको देख करके क्या करते हैं, अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण का ये एग्जाम्पल है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन भी सीखना कहलाता है। हमारे जो थिंकर्स हैं उनका कहना है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन पर्यंत मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ के माध्यम से, इसको हिस्टोग्राफ भी बोलते हैं। हिस्टोग्राफ या हिस्टोग्राम। ओके, ये कैसा होता है? जब हमारी इस तरीके की रॉड्स इलोंगेटेड हम ग्राफ में प्लॉट करके चित्रों के माध्यम से किसी भी डाटा को शो करते हैं। जैसे आपने बच्चे को बलून दे दिया 3 और 4 बैट दे दिए, 4 बुक दे दी, तो उसको हम इस ग्राफ के थ्रू जब प्रदर्शित करेंगे तो वो क्या होगा? लाइन ग्राफ कहलाता है। और ये लाइन कैसे बनती है? बॉक्स के फॉर्म में, और इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। अब यहाँ पे विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो कब होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्यों? क्योंकि ये कैसी स्टेज होती है? ये डेवलपमेंट की होती है। 13 से लेकर के 17 वर्ष की उम्र में या 16 वर्ष की उम्र में इसको हम किशोरावस्था कहते हैं। इस समय जो भी हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो भी मानसिक स्थिति है और जो भी ग्रोथ की स्टेज है वो भी चरम पे होती है। बॉडी में तरह तरह के चेंजेस होते हैं और इस समय जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? विकास का सबसे टॉप मोस्ट काल कहलाता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पे? व्यवहार पे। ये क्या है? मूल प्रवृत्ति है। जी हाँ, जैसे बच्चा है, बच्चा क्या करता है? जब कभी आप उसको अचानक से जो छोटे बच्चे हैं 1 से 2 महीने के या 6 मंथ के, जो माँ को पहचानने लगते हैं या अपने आसपास के लोगों को जब वो पहचानना शुरू कर देता है, तब आप उसको कहीं पर ले जाते हैं। कोई चमक दिख गई, कोई आवाज़ सुनाई देगी तो उसको वो बहुत पसंद करता है। हाथ पैर हिलाना, स्माइल करना, उसकी तरफ आकर्षित होना, चलना। तो ये उसकी क्या है? मूल प्रवृत्ति है। और ये मूल प्रवृत्ति किससे जुड़ी होती है? उसकी संवेगी क्रियात्मक अभिक्रिया से। तो ये अधिकांश व्यवहार कैसे वो शो करता है? मूल प्रवृत्तियों के थ्रू। और मूल प्रवृत्तियों में कैसी आती हैं? संवेगात्मक प्रक्रियाएं आती हैं, जिसमें प्रसूनर का, स्किनर का और हमारे ब्रूनर हैं उनका ये क्या है? सिद्धांत है। कौन सा? कॉग्निटिव थ्योरी। इसको बिहेवियर या व्यवहारवाद भी बोलते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? वन मानुष पे, जिसका नाम था सुल्तान। वन मानुष मतलब चिंपैंजी। और कोहलर ने क्या किया? 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। एक रॉड के लिए, एक केले वाला और एक पिंजड़े का वो
बेंच लगा करके खोलने का। तो इसमें सूझ का मतलब क्या हो गया, मानसिक मेंटल एबिलिटी को, जैसे हम रीजनिंग एबिलिटी के थ्रू रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सोच करके, पैटर्न को देख करके, बॉक्स को चेंज करके, उसी तरीके से ये जो हमारे चिंपैंजी होते हैं उनमें रीजनिंग मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने। आपको साइकोलॉजी की बहुत जल्दी बहुत बेटर क्लास मिलने वाली है विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको रियल में कुछ पढ़ना है तो। ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चों में भी उच्च होंगे। क्या क्या हमारे ऑप्शन है, सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण, अच्छे अंक प्राप्त करना। तो अध्ययन, जो हमारा उच्च लब्धि का बालक है वो अध्ययन तो करेगा ही करेगा, यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं बनती कि वो अध्ययन नहीं करे। ओके, तो यहाँ पर अध्ययन वो करेगा, बिल्कुल हर हाल में वो पढ़ाई करेगा। विश्लेषण, बिल्कुल अगर तेज तर्राक बच्चा है तो वो एनालाइज करेगा, चीज़ों को पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद अच्छे अंक बिल्कुल आएंगे। सृजनशीलता, जो बहुत तेज, कभी कभी होता है पढ़ाई में जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको ड्राइंग नहीं आती, आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं आता, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सृजनशीलता। अब हम अगला देख लेंगे, ध्यान में केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है। ध्यान में केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि कहलाती है, अवधि नहीं। अगर हम बहुत टाइम तक क्या करें, जैसे हमने 1 घंटे तक या 1 दिन तक बहुत सेंटर्ड होके कोई काम किया मन बना करके, फिर अगले 2 दिन बाद मन नहीं लगा, तो हम ये आंतरिक दशा हमारी नहीं होगी। नवीनता, ध्यान लगाने से नवीनता नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है हम अपने काम करने के तरीके में चेंज ले आ लें, लेकिन ऑल ओवर ए टू जेड नवीनता नहीं आ सकती। कुछ चीज़ें जो हम बचपन से सीखे हुए हैं, करते आ रहे हैं, वो तो हमारे साथ रहेंगी ही रहेंगी। आकार में, आपके बॉडी शेप स्ट्रक्चर में, या आपके जो आसपास का वातावरण है वहाँ के आकार में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रुचि। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जा सकता। स्मृति का मापन हम किस चीज़ से, मेमोरी को हम कैसे, प्रत्यावाहन के थ्रू, मतलब रिपीट करके। अगर हम रिपीट करते हैं किसी चीज़ों को तो हमको क्या पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें हमारी नॉलेज में थी, हमने कभी पढ़ी रही होंगी। पहचान के थ्रू, बिल्कुल जैसे आपने 10 साल पहले कोई चीज़ देखी, वो अचानक से आपके सामने आ जाए तो आपको याद आ जाता है कि अच्छा हाँ यहाँ मैं गया था। पुनः सीखना, हाँ हम मेमोरी के थ्रू उसका यूज़ करके फिर से सीख सकते हैं अगर कोई चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये तीनों हमारे आंसर सही होंगे। इसमें पूछा क्या है, नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसमें पूछा क्या है। अक्सर ऐसा होता है इस तरह के प्रश्न में, लोग पूछा है नहीं है और लोग लगा के चले आते हैं जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तार्किक विधि। बी हमारा आंसर हो जाएगा, तार्किक विधि, जो कि इसमें नहीं आती है। प्रासंगिक अंतर्बोध, या जिसको टेट का परीक्षण कहते हैं, ये क्या कहलाता है हमारा, टेट परीक्षण द्वारा प्रासंगिक। ये हमारे जो थिंकर थे मरे, इन्होंने मूल प्रवृत्ति के लिए टेट का परीक्षण दिया और इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से बालक की मनोदशा की समझने के लिए हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, और इस परीक्षण में बुद्धि का अवबोध करते हैं। इसमें कई सारे कार्डों को लिया गया, इसमें मुख्य रूप से 31 कार्ड लिए गए। कितने, 31 कार्ड लिए गए थे और उनमें से एक ब्लैंक था, और इसको बार बार दिखाया गया। जो आपके तीनों एज ग्रुप के, जो हमारे जड़ बुद्धि होते हैं, आईक्यू लेवल वाले, जड़ बुद्धि, तेज बुद्धि वाले और बुद्धिहीन विहीन बालकों के सामने इस कार्ड को रख करके ये परीक्षण किए गए, और इसका प्रतिपादन किसने किया था, मरे नामक के साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा। जब से हमारी शिक्षा नीति आई हैं 1986 की, कोठारी आयोग, हंटर कमीशन, फिर आपका आ गया
विश्वविद्यालय अनुदान, फिर उसके बाद बालिका शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, इन सभी में जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, अरस्तू हैं, जीन पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, कोलर हैं, स्किनर हैं, फिर उसके बाद स्पीयरमैन हैं और आपके टर्मन हैं, बिने हैं, इन सब ने जो भी मनोवैज्ञानिक कार्य किया वो बेसिकली किसके लिए था? बाल केंद्रित था, सेंट्रल चाइल्ड एजुकेशन के लिए था। और इसको और सुधार करते गए इसलिए ताकि अगर हमारा मेंटल लेवल हमारे यूथ का अच्छा होगा तो वही आगे चल के बड़े होंगे, वही हमारे देश को चलाएंगे और उससे हमारा देश बेहतर होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण से हमको ये नहीं क्लियर हो सकता कि उससे विकास हुआ है और निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो नहीं है जो हमारा डेवलपमेंट है, निरंतरता, कंटिन्यूटी, जिसको कंटिन्यूअस थ्योरी बोलते हैं। अगर कंटिन्यूअस थ्योरी में हम जाएं तो हमारी जितने भी थिंकर्स हैं उनकी थ्योरी को देखा जाए तो कंटिन्यू जब हम देखते हैं किसी भी बालक का व्यवहारगत और मेंटल लेवल चेक करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होती है, निरंतर वो कुछ ना कुछ सीखता है। हम भी अपनी लाइफ में बचपन से लेके बड़े होने तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। फिर उसके बाद समन्वय का सिद्धांत। जी हाँ, हम को रिलेट करते हैं चीज़ों को, बच्चे भी ये करते हैं, एक दूसरे से जोड़ना। व्यक्तिगत इंडिविजुअल सिद्धांत, यस ये भी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। टेक्सोनॉमी एक ऐसा है जो ये नहीं बताता कि डेवलपमेंट कितना है और किस लेवल तक और हो सकता है, क्योंकि वर्गीकरण में सिर्फ हम कैटेगराइज करते हैं और उस कैटेगराइज करने में हमको डिवीज़न मिलता है, उनकी हम ये जांच पड़ताल कर सकते हैं कि उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, लेकिन उसमें कितना विकास हो सकता है या होने वाला है हम इसका पता नहीं लगा सकते। इसका पता हमें सिर्फ निरंतरता से पता चलता है, कोरिलेट करने से पता चलता है और इंडिविजुअल खुद के विकास से पता चलता है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? जो कक्षा में हम टीचर जो पाठ पढ़ाते हैं उसमें जो बच्चा है क्या सीखता है? प्रभाव के नियम से? जी नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हर बच्चा आपको ध्यान से सुने। अक्सर होता है क्लास में कुछ बच्चे नींद में होते हैं, कोई किधर देख रहा है, कोई खिड़की की तरफ देख रहा है, तो उस पर प्रभावी आपका पाठ नहीं होता। सादृश्यता का नियम, अगर आप उसको दिखा रहे हैं, अक्सर होता है कुछ देखेंगे नहीं देखेंगे फिर हट जाएंगे। तत्परता का नियम, हाँ ये होगा। साहचर्य का नियम, आप एक साथ बच्चों को बैठा दें और कह दें कि वो पाठ को सीख जाए, नहीं सीख सकता। उसमें एक या दो बच्चे ऐसे होंगे जो ध्यान नहीं लगाएंगे, इधर उधर काम करने लगेंगे। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू पाठ को पढ़ाते रहना पड़ेगा, या किसी भी टॉपिक को अगर हमें बच्चे को सिखाना है तो सीखने की प्रक्रिया कहाँ से आती है? तत्परता के नियम से आती है। और तत्परता का नियम, तुरंत के तुरंत जो सीखा और उसको, जैसे आपने बच्चे को पढ़ा दिया कि पत्ती क्या होती है, उसकी संरचना, वो अपना खाना कैसे बनाती है, तो आपको तुरंत उस पर प्रश्न उठाना होगा कि बच्चों पत्ती कहाँ से उसकी संरचना बनी, वो भोजन कैसे बनाती है, तो बच्चे तुरंत जवाब देंगे सनलाइट से, वाटर से, क्लोरोफिल से। तो ये है हमारा तत्परता। और पाठ को पढ़ाने के बाद तुरंत प्रस्तावित उस पर प्रश्न रखे जाएं, जिससे हमें उनका मेंटल लेवल और उन्होंने कितना सीखा वो हमें पता चलता जाए। तो एकमात्र उपाय है तत्परता का नियम, मतलब तत्काल उस पर प्रक्रिया दिखाना। अब हम आ जाएंगे सम प्रत्यय निर्माण प्रथम सोपान। इसको क्या कहते हैं? सम प्रत्यय का, जब हम समान प्रत्यय रखते हैं, एक समान धारणा जो बच्चों को पढ़ाने के लिए रखी जाती है। यहाँ पे मैं हर चीज़ें बच्चों से कोरिलेट करके बता रही हूँ क्योंकि हमारी चाइल्ड एजुकेशन है, ये शिक्षा मनोविज्ञान टोटली बेस्ड है किस पे? मेंटल लेवल, हमारी थिंकिंग और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे। इसलिए प्रत्यय निर्माण का सोपान होता है किस पे? प्रत्यक्षीकरण पे। प्रत्यक्ष सामने जो हम दिखा करके और फिर कोरिलेट कराते हैं, या जो हमें सामने दिखता है, जो बच्चे को समझ में आ गया तो वो उसको तुरंत सीखता है, कोरिलेट करता है। ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण का प्रमाण कहलाता है। अब इसके बाद प्रेक्षाणात्मक अधिगम संप्रत्यय
द्वारा दिया गया था। किसके थ्रू? बंडूरा। बंडूरा हमारे कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने परीक्षण के थ्रू, अधिगम, परीक्षण मतलब प्रैक्टिकल के थ्रू, प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों की परीक्षाएं लेकर के, उनसे पूछताछ करके और उनके व्यवहार का परीक्षण करके क्या निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जो लर्निंग सीख रहे हैं वो परीक्षा के परिणाम में वो प्रदर्शित होता है। वो कितना नंबर पा रहे हैं, किस तरह का जवाब दे पा रहे हैं, या वो कितना आंसर को कोरिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये किसने किया था? बंडूरा ने। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का मानना था कि मनुष्य या बच्चा जन्म से लेकर के जो भी कुछ सीखता है वो स्वयं से सीखता है और स्वयं की बुद्धि से उसमें ये सीखने की एबिलिटी आती है। मतलब उनका कहना ये था कि लर्निंग का प्रभाव जो होता है, अधिगम जिसको लर्निंग कहते हैं, वो कहाँ से आती है? हमारी खुद की निहित शक्तियों से आती हैं। मतलब जितना मानसिक स्तर हमारा होगा हम उतना सीखेंगे, या जितना हम पे प्रयास किया जाएगा हम उतना सीख पाएंगे। इन्होंने बिल्ली पर, कुत्ते पर परीक्षण किया था। बिल्ली के लिए फिश को बांध दिया था पिंजड़े में, पिंजड़े की उसको कवर को बंद कर दिया था। तो उसने कई बार 7 से 8 बार प्रयास किया और फिर उसने क्या किया? पिंजड़े की जो गेट थी उसने दरवाज़ा खोलना सीख लिया। उसी तरीके कुत्ते को परीक्षित किया इन्होंने, और इन्होंने क्या उसको ट्रेनिंग दी। जब बेल बजती थी तो कुत्ते को 2-3 बार बेल बजा करके खाना दिया और फिर उसके बाद वो सीख गया कि जब बेल बजेगी तो उसके लिए क्या आने वाला है? खाना आने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन होते हैं? अवधान मतलब शिक्षण अधिगम में जब सीखने की प्रक्रिया होती है बालक की या किसी मनुष्य की, तो उसमें ये कारक हैं जो क्या कर सकते हैं? व्यवधान या अवधान मतलब रोक सकते हैं। रोकने वाले फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? हमारा इंटरेस्ट हो गया, टारगेट हो गया, और इंडिविजुअल जो हमारी व्यक्तिगत वृत्ति होती है, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। रुचि, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आप कितना भी कोई पढ़ाता रहे, आपको समझाता रहे, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो भी आपकी सीखने की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है। इसी प्रकार लक्ष्य, अगर आपका कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, किसी बालक को आपने छोड़ दिया, जैसे जो हाई स्कूल इंटर के बाद के जो बच्चे होते हैं, अगर उन्हें गाइडलाइन नहीं दिया जाए कि तुम ये पढ़ो, तो वो परेशान रहेंगे, वो अपने विषय को लेके ही परेशान रहेंगे। फिर वो स्कूल के बाद आगे उन्हें क्या करना है उसके लिए परेशान रहेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसके लिए इंटरेस्ट, लक्ष्य को साधना और अभिवृत्ति, उसको रुचि में ले आना फिर अपने वर्क में, तो ये हमारा क्या होता है? अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या है? केवल शैशवावस्था की विविधताओं का अध्ययन? जी नहीं। बाल मनोविज्ञान में हमें उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की खोज नहीं करनी है, ना उसके बारे में सीखना है, क्योंकि उससे उसकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन? केवल नहीं, सिर्फ गर्भावस्था की विशेषता नहीं होगा। अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की केस हिस्ट्री तब करते हैं जब कोई बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम है, तब वहाँ ये हमारे काम आता है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। केवल बाल्यावस्था का? जी नहीं। अब बच्चा शैशवावस्था में कैसा था, किशोरावस्था में कैसा था, प्रौढ़ में कैसा हो गया, तो इसका अध्ययन जब तक हम स्टार्टिंग से सबको कोरिलेट नहीं करके करेंगे तब तक नहीं होगा। तो इसमें 2 मुख्य कारक होते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताएं जो उसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन में प्रभाव डालती हैं। जैसे माता जो हमारी हैं, अगर वो गर्भावस्था में संतुलित भोजन नहीं लेंगी तो बच्चे का विकास पूरी तरीके से नहीं होगा, और जब बच्चे का विकास पूरी तरह से नहीं होगा तो वो फिज़िकली डिसेबल हो सकता है, मतलब उसके हाथ पैर खराब हो सकते हैं, आंखें खराब हो सकती हैं, और उसका मानसिक स्तर भी खराब हो सकता है। तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 2 कारक हमारे कौन से हैं? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताएं। वह